पापा जी, इस जमीन का बंटवारा कर दीजिए, मुझे रुपये की बहुत जरूरत है। बड़ी बहू, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुपये की जरूरत पड़ गई? अगर कोई समस्या आ गई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ससुर जी की बात सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहू को इस तरह से रोता हुआ देखकर राम कुमार जी बहुत परेशान हो गए और फिर प्रिया ने जो बताया उसे सुनकर राम कुमार जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राम कुमार शर्मा का छोटा सा परिवार है जिसमें 2 बेटे विजय शर्मा और राहुल शर्मा, 2 बहू प्रिया शर्मा और स्नेहा शर्मा और एक पोता अमित शर्मा है। राम कुमार की पत्नी राधा शर्मा एक बीमारी के चलते 6 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई। तब उनके बड़े बेटे विजय की शादी प्रिया से हो गई थी। राधा जी के चले जाने के बाद पूरा परिवार टूट गया था। राहुल अपनी मम्मी का बहुत ही लाडला था, उसे संभालने में थोड़ा समय लगा, लेकिन प्रिया की वजह से वह संभल गया। प्रिया ने राहुल को कभी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह भाभी बनकर नहीं, बल्कि माँ बनकर राहुल का ख्याल रखती थी। इसीलिए राहुल अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर बुलाता था। राधा जी को गुजरे हुए 3 साल हो गए थे। प्रिया ने बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई थी। उसने पूरा घर बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। राम कुमार जी का बड़ा बेटा विजय एक अध्यापक है और उनका छोटा बेटा राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। प्रिया ने भी बीएड कर रखा था, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वह फॉर्म भर सके और टीचर की परीक्षा को पास कर सके। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और फिर एक दिन राहुल के लिए रिश्ता आया। राम कुमार जी ने लड़की की फोटो राहुल को दिखाई तो राहुल ने कहा, पापा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम स्नेहा है और वह मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है। राम कुमार जी ने कहा, बेटा ठीक है, जब तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो तो उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या तुम एक बार हम लोगों को भी स्नेहा से मिलवा सकते हो? हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं, मैं संडे को उसको यहाँ पर बुला लेता हूँ, आप सब लोग उससे मिल लें। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। राम कुमार जी अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद राहुल अपनी भाभी के पास गया और बोला, भाभी माँ, मैं आपसे किसी को मिलाना चाहता हूँ। तो प्रिया ने पूछा, देवर जी कौन है जिससे आप मुझे मिलाना चाहते हैं? तो राहुल ने बताया, भाभी माँ, आज पापा ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं स्नेहा को पसंद करता हूँ, इसीलिए पापा स्नेहा से मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पापा से मिलवाने से पहले मैं स्नेहा को आपसे मिलवा दूं। आप स्नेहा से मिल लीजिए और फिर बताइए वह आपको कैसी लगी। उसके बाद ही मैं भैया और पापा से मिलवाऊंगा। प्रिया ने कहा, देखिए देवर जी, मुझे मिलने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मुझे वह लड़की पसंद नहीं आएगी तो तुम उससे शादी नहीं करोगे। देवर जी, जब प्यार किया है तो फिर शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, मैं सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि घर में सभी लोगों से मिलवा देता हूँ। इस रविवार को मैं उसे घर पर बुला रहा हूँ। ठीक है देवर जी, आप उसे बुला लीजिए, हम सभी लोग उससे मिल लेंगे और उसी समय शादी भी तय कर देंगे। एक काम और करो देवर जी, स्नेहा के साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी बुला लेना। ठीक है भाभी, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। रविवार को स्नेहा अपने मम्मी पापा के साथ राहुल के घर आई। स्नेहा देखने में बहुत ही सुंदर थी और फिर जिस तरह से व्यवहार कर रही थी उसे देखकर वह सभी को बहुत पसंद आई थी। प्रिया को भी स्नेहा से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि अब कोई उसका साथ देने वाला आ जाएगा। दोनों की शादी तय हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद राहुल और स्नेहा की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। शादी इतने भव्य तरीके से हुई थी कि सभी लोग तारीफ कर रहे थे। राहुल राधा जी का बहुत ही लाडला था, इसीलिए राधा जी हमेशा से चाहती थी कि उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हो। इसीलिए राम कुमार जी ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की मानत पूरी की। स्नेहा ने छोटी बहू बनकर राम कुमार शर्मा निवास में गृह प्रवेश किया। 2 दिनों में सारी रस्म पूरी हो गई। उसके बाद राहुल और स्नेहा हनीमून के लिए सिंगापुर निकल गए। शादी के बाद का घर था, इसीलिए पूरी तरह से फैला हुआ था। उसको सही करने में प्रिया को लगभग 1 हफ्ते का समय लगा। इस 1 हफ्ते में
प्रिया ने अपने पूरे घर को चमका दिया था। रामकुमार जी मन ही मन में सोचते थे, जरूर पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य के काम किए होंगे जो उन्हें बड़ी बहू के रूप में प्रिया मिली। अगर कभी प्रिया को किसी की बात का बुरा लगता तो वह अपनी बात को सबके सामने रखना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह किसी भी बात पर अपना आप नहीं खोती थी, बल्कि उस समस्या का समाधान करती थी। राहुल और स्नेहा अपने हनीमून से वापस आ चुके थे। 2 दिनों के बाद स्नेहा अपने मायके चली गई थी और राहुल की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वह पुनः वापस चला गया। एक दिन प्रिया छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी। वह सीढ़ियों पर चढ़ने ही वाली थी कि अचानक से चक्कर आ गए और गिर पड़ी। विजय तैयार होकर बाहर आ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि प्रिया गिर गई है, उसने दौड़कर प्रिया को उठाया और अपने पापा को बुलाया। प्रिया को कमरे में ले गया और उसके ऊपर पानी की छींटें मारी। थोड़ी देर में प्रिया को होश आ गया। विजय ने प्रिया से पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो प्रिया ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब की बार 1 हफ्ते से पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं और वोमिटिंग जैसा फील होता है। विजय ने कहा, चलो प्रिया, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। रिस्क लेना ठीक नहीं है। कई बार छोटी छोटी बीमारियों पर हम ध्यान नहीं देते और फिर आगे चलकर वह विकराल रूप धारण कर लेती है। विजय प्रिया को लेकर अस्पताल गया तो वहां पता चला कि प्रिया मां बनने वाली है। घर में खुशियों का माहौल हो गया था। प्रिया ने राहुल को फोन करके बताया कि वह चाचा बनने वाला है। इस बात से राहुल भी बहुत खुश था, लेकिन स्नेहा के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खुश थी। स्नेहा जब अपने मायके गई तो वह वहीं से पुणे चली गई थी। ससुराल वापस नहीं आई थी, क्योंकि जब उसके पिता ने उसे फोन करके बुलाया था तो उसने कहा था कि राहुल के बिना उसका वहां पर मन नहीं लगता, इसीलिए वह वहां पर नहीं आएगी, बल्कि सीधे राहुल के पास पुणे जा रही है। और जैसा कि स्नेहा ने कहा था, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह सीधे राहुल के पास पुणे चली गई। रामकुमार जी और विजय अपने छोटे छोटे काम खुद ही कर लिया करते थे, जिसकी वजह से प्रिया के काम का बोझ थोड़ा सा कम हो जाता था। धीरे धीरे करके 8 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक प्रिया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा तो विजय तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि अब उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत है। विजय ने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी प्रिया की देखभाल करने के लिए। रामकुमार जी ने एक दिन राहुल को फोन किया और उससे कहा कि स्नेहा से कह दो 15 दिनों की छुट्टी लेकर बहू के पास आ जाए। डॉक्टर ने बड़ी बहू को पूरी तरह से बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए इस समय घर पर एक औरत का होना बहुत जरूरी है, तो तुम स्नेहा को यहाँ पर भेज दो। ठीक है पापा, मैं स्नेहा से कहता हूँ, वह आ जाएगी। ठीक है बेटा, कहकर रामकुमार जी ने फोन काट दिया। राहुल ने स्नेहा को बताया, स्नेहा, तुम कुछ दिनों के लिए भाभी के पास चली जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। स्नेहा ने तुरंत कहा, मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वहां पर जाकर उनकी नौकरानी बन जाऊं। स्नेहा, वह तुम्हारा भी घर है और भाभी भी तुम्हारी अपनी है, तो अगर तुम उनका काम कर दोगी तो नौकरानी नहीं बन जाओगी। राहुल, देखो, मुझे घुमा फिराकर बात करनी नहीं आती। अगर उनको घर में किसी की मदद की जरूरत है तो एक मेड क्यों नहीं रख लेते जब तक भाभी को बच्चा नहीं हो जाता। और फिर मुझे फालतू में छुट्टी नहीं खत्म करनी। अभी मुझे अपने मायके भी जाना है। तुम्हें पता है ना कि भाभी का जन्मदिन आने वाला है और उन्होंने मुझसे बहुत पहले ही कहा था आने के लिए। इसीलिए मैं तुम्हारी भाभी के पास नहीं जा सकती। तुम पापा जी को फोन करो और उनसे कह दो कि घर पर काम करने के लिए एक मेड रख ले। राहुल को स्नेहा की यह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसने स्नेहा से कहा, स्नेहा, तुम्हें पता है ना, माँ के गुजर जाने के बाद भाभी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। आज हमारी जरूरत है और तुम यह सब कह रही हो। इस बात को लेकर राहुल और स्नेहा में थोड़ी बहस हो जाती है। राहुल ने अपने पापा को फोन करके कहा, पापा, कुछ क्लाइंट बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए स्नेहा को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। अगर आप कहो तो मैं छुट्टी लेकर आ जाता हूँ। बेटा, अगर तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय तो घर में किसी औरत की जरूरत थी। अगर स्नेहा आ जाती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन अगर उसे छुट्टी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आखिर काम भी तो जरूरी है।
राम कुमार जी बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि स्नेहा जानबूझकर घर नहीं आना चाहती, लेकिन राहुल कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ गया। राहुल को देखकर प्रिया बहुत खुश हो गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि स्नेहा नहीं आई है तो उतना ही उदास भी हो गई, क्योंकि प्रिया मन ही मन में सोच रही थी कि स्नेहा अभी तक इस घर में नहीं रही। कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी मुसीबत में तो आएगी ना। राहुल ने अपनी भाभी माँ से उनके हालचाल पूछे और फिर बोला, भाभी, स्नेहा को छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए वह नहीं आ सकी। मैंने यहाँ आने से पहले ही अपने दोस्त को फोन कर दिया था, उससे एक मेड का इंतजाम करने को कह दिया है। आज शाम तक या कल सुबह तक बता देगा वह। विजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो फिर उसने अपनी सासू माँ को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा, राहुल बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज शाम को ही तुम्हारे पापा जी से बात करती हूँ और दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, कहकर राहुल ने फोन रख दिया। प्रिया की मम्मी ने प्रिया के पापा को सारी कहानी बताई तो उन्होंने कहा, तुम जल्दी से प्रिया बिटिया के पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। अगले दिन दोपहर तक प्रिया की मम्मी उसके पास पहुंच गई। प्रिया की मम्मी को देखकर रामकुमार जी ने भी सुकून की सांस ली, क्योंकि अभी तक उनको अपनी प्रिया बहू की बहुत ही चिंता हो रही थी। प्रिया की मम्मी उसके कमरे में गई। जब प्रिया ने अपनी मम्मी को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी, आप यहाँ पर कैसे और पापा नहीं दिखाई दे रहे? पापा को आप घर पर अकेले छोड़कर चली आई। मम्मी, आपको पता है ना कि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर आप अकेले कैसे आ गई? उनकी देखभाल कौन करेगा? उन्होंने कहा, प्रिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं और अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वह यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, लेकिन आप ये बताओ कि आपको किसने फोन किया? मैंने तो आपको कुछ भी बताया नहीं, फिर आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा, बेटा, कल दामाद जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, इसीलिए मैं आ गई। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रिया ने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी राहुल कमरे में आ गया। उसने बोला, भाभी, मेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा, लगता है 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तो प्रिया की मम्मी ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेड की कोई जरूरत नहीं है। जब तक प्रिया को बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। ठीक है, आंटी जी बोलकर राहुल वहां से चला गया। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था, प्रिया को फिर से दर्द शुरू हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों को खतरा हो सकता है। प्रिया को ओटी में ले जाया गया और वहां पर प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबके चेहरे पर खुशियां साफ दिखाई दे रही थीं। सभी हॉस्पिटल से घर आ गए। छठी का कार्यक्रम होने वाला था, इसीलिए राहुल ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। स्नेहा समझ गई थी कि राहुल नाराज है, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर आती हूँ। स्नेहा जब घर पर आई तो उसे देखकर प्रिया बहुत ही खुश हो गई। रामकुमार जी स्नेहा को देखकर मन ही मन में सोच रहे थे, स्नेहा बहू, तुमने मेरी बड़ी बहू का साथ ना देकर अच्छा नहीं किया। उन्होंने स्नेहा से कुछ भी नहीं कहा। छठी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से समाप्त हो गया था। प्रिया के बेटे का नाम आर्यन शर्मा रखा गया। छठी के कार्यक्रम के बाद प्रिया की मम्मी अपने घर वापस चली गई थी और अब घर की जिम्मेदारी स्नेहा पर आ गई थी। पास में ही एक चाची रहती थी, वह प्रिया के बच्चे की देखभाल करने के लिए आ जाया करती थी। लगभग 15 दिनों तक उन्होंने आर्यन की मालिश की, उसे नहलाया, उसका सारा काम वही करती थी। स्नेहा बच्चे को थोड़ी बहुत देर तक अपनी गोद में लेती और फिर उसके बाद तुरंत प्रिया को दे देती, कहती, भाभी, बच्चे को लेने में मुझे डर लगता है। अब प्रिया धीरे धीरे अपने काम करने लगी थी, इसीलिए स्नेहा ने कहा कि भाभी, अब मेरी छुट्टी खत्म हो गई है और मुझे भी राहुल के साथ वापस पुणे जाना होगा। प्रिया ने कहा, स्नेहा, तुम मेरे पास इतने दिनों तक रही, मेरा ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल ने तुरंत कहा, भाभी, आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपने भी तो अभी तक मेरा ख्याल रखा था ना, तो मैंने कभी आपको धन्यवाद कहा क्या? तो फिर आप स्नेहा को धन्यवाद क्यों कह रही हैं? आखिर स्नेहा भी तो इसी घर की सदस्य है। रामकुमार जी ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, अगर अपने ही अपनों के काम नहीं आएंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा?
स्नेहा मन ही मन में सोच रही थी, इन लोगों के प्रवचन खत्म हो तो मैं यहाँ से जाऊं और अपनी पैकिंग शुरू करूं, लेकिन इन लोगों के प्रवचन तो खत्म ही नहीं हो रहे। तभी स्नेहा ने कहा, आप लोग बात कीजिए, मैं जाकर अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, उसमें भी समय लगेगा। तो प्रिया ने कहा, स्नेहा जाओ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। स्नेहा वहां से चली गई, लेकिन राहुल अपनी भाभी की गोद में सर रखकर लेटे रहा। भाभी, माँ, आर्यन के आ जाने से मेरे लिए आपका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रहे हो देवर जी, मेरे लिए मेरे पहले बच्चे तो आप ही रहेंगे। रामकुमार जी सोच रहे थे, कितना खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे ऐसी बहू मिली जिसने मेरे बेटे को अपना बेटा माना और उसे एक माँ का प्यार दिया। रामकुमार जी वहां से चले गए। स्नेहा की पैकिंग हो गई थी। शाम को उन लोगों की फ्लाइट थी, इसीलिए वह दोनों तैयार हो गए। प्रिया आर्यन को गोद में लिए हुए बाहर हॉल में आई। राहुल ने उनको गोद में ले लिया और थोड़ी देर तक उसके साथ खेलता रहा। फिर उसने कहा, भाभी अब हमें निकलना होगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। राहुल ने कैब बुक की और उसमें बैठकर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। विजय ने अपनी 1 महीने की छुट्टी और बढ़वा ली थी। रामकुमार जी आर्यन के साथ खेलते रहते थे और प्रिया धीरे धीरे घर के काम किया करती थी। विजय भी घर के काम करने में प्रिया की मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया था आर्यन का और प्रिया भी लगभग स्वस्थ हो गई थी। इसीलिए विजय स्कूल जाने लगा था, क्योंकि लगभग उसकी 1.5 महीने की छुट्टियां हो चुकी थी। प्रिया ने एक बार फिर अपने घर को पूरी तरह से संभाल लिया। रामकुमार जी और विजय ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे थे। स्नेहा साल में 1 ही बार आती थी, वह भी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, लेकिन राहुल साल में 2 बार तक मिलने के लिए आ जाया करता था, जो कि प्रिया को बहुत ही अच्छा लगता था। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और आर्यन 6 साल का हो गया। इधर पुणे में राहुल और स्नेहा भी माता पिता बन गए थे। उनके एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था निशा। कहते हैं सुख के दिन कब पंख लगाकर उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। प्रिया अब आर्यन में बिजी रहने लगी थी और रामकुमार जी के लिए तो आर्यन एक खिलौना था। वह दिन भर उसके पीछे भागते रहते थे और आर्यन अपने दादाजी को दौड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कभी कभी प्रिया आर्यन को डांट दिया करती थी कि वह अपने दादाजी को इतना परेशान न किया करे। जब आर्यन नहीं मानता तो प्रिया कहती, पापा जी आप आर्यन के पीछे इतनी दौड़ भाग मत किया करो। मैंने आपको कई बार रात में पैर दबाते हुए देखा है, आपके पैर दर्द होने लगते हैं, फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? तभी रामकुमार जी कहते हैं, ठीक है बेटा, आपसे मैं ध्यान रखूंगा, मैं उसके साथ बैठकर खेलूंगा। राहुल जब स्नेहा और निशा के साथ घर आता तो आर्यन निशा के साथ खेलने की जिद किया करता था, लेकिन स्नेहा निशा को आर्यन के साथ ज्यादा देर तक खेलने नहीं देती। इस बात से रामकुमार जी को बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि रामकुमार जी तो अपने पोते और पोती दोनों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन स्नेहा ज्यादातर निशा को अपने पास ही रखती थी। वो लोग जब चले जाते तो कुछ दिनों के बाद रामकुमार जी सब कुछ भूल जाते और नॉर्मल हो जाया करते थे। प्रिया ने स्नेहा को कई बार समझाने की कोशिश की कि जब वह यहाँ पर आया करे तो निशा को उसके दादाजी के साथ खेलने दिया करे, क्योंकि वैसे तो निशा हमेशा तुम्हारे पास ही रहती है, 2-4 दिनों के लिए ही तो तुम यहाँ पर आती हो, तब भी तुम निशा को अपने आप से चिपकाए रहती हो। प्रिया के मुंह से यह सुनकर स्नेहा बहुत ही गुस्सा हो जाया करती थी और कहती, भाभी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी निशा किसके साथ खेलेगी, किसके साथ नहीं। मेरी बच्ची है, मैं उसका ध्यान रखना बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना देखो, मैं अपना देख लूंगी। ये सुनकर प्रिया चुप हो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले जा रहे थे। आर्यन आज 13 साल का हो गया और निशा भी 9 साल की हो गई। एक दिन रामकुमार जी ने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ 1 महीने के लिए उनके बेटे के यहाँ सिंगापुर जा रहे हैं। यह सुनकर प्रिया थोड़ी परेशान हो गई। उसने पूछा, पापा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं? तो रामकुमार जी बोले, बहू तुम्हारे रहते हुए मुझे कभी कोई परेशानी हो सकती है क्या? वह मेरा दोस्त है ना मनोहर, वह बहुत ही जिद कर रहा है और सिंगापुर घूमने का मेरा भी बहुत ही मन है। ठीक है, पापा जी कब जाना है? तो उन्होंने कहा कि 2 दिनों के बाद जाना है और फिर 2 दिनों के बाद रामकुमार जी अपने दोस्त मनोहर के साथ सिंगापुर चले गए। एक दिन विजय स्कूल से घर आया तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। प्रिया विजय को लेकर हॉस्पिटल गई। वहां पर विजय के कुछ टेस्ट किए गए तो पता चला कि विजय को ब्रेन कैंसर हो गया है।
इसीलिए उसका इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने इस बात की तसल्ली दी थी कि अभी उसका यह फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, इसीलिए विजय को बचाया जा सकता है। प्रिया के पैर तले से तो जमीन ही खिसक गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह दोनों हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। प्रिया ने कहा, विजय, अब हमें पापा जी को बताना पड़ेगा। तो विजय ने कहा, प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी पापा को कुछ भी नहीं बताना। उन्हें आने में बस 10 दिन बचे हैं। उन्हें आराम से घूम फिर कर आने दो, उसके बाद वैसे भी वह परेशान होने वाले हैं। प्रिया ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। प्रिया ने विजय से पूछा, विजय, हमारे अकाउंट में कितने रुपए होंगे? तुम्हें तो पता है ना, कैंसर का इलाज करवाने में बहुत रुपए लगते हैं। हमें उसका इंतजाम भी तो करना पड़ेगा। तो विजय ने कहा, प्रिया, मैं जितना कमाता हूं उतना तो घर में खर्च ही हो जाता है। मेरे अकाउंट में लगभग 5 लाख रुपए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन विजय, डॉक्टर ने तो कहा था ऑपरेशन करने में कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे, तो इतने रुपए हम कहां से लाएंगे? विजय और प्रिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्रिया ने राहुल के पास फोन किया, लेकिन फोन राहुल ने नहीं बल्कि स्नेहा ने उठाया। प्रिया ने स्नेहा को सारी बात बताई तो स्नेहा ने कहा, भाभी, हमारे पास तो बिल्कुल भी रुपए नहीं है। यहाँ पुणे में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जितना हम दोनों कमाते हैं उतना खर्च भी हो जाता है। माफ कीजिएगा भाभी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। भाभी, आप एक काम करो, पापा से कह दो वह जो लखनऊ वाली 1 बीघा जमीन है उसका बंटवारा कर दे और दोनों भाइयों के नाम कर दे। तो आप उस जमीन का आधा हिस्सा बेच देना, उसी से आप भैया का इलाज करवा लेना। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलाज के दौरान जरूरी थोड़ी ना है कि 20 लाख रुपए ही लगे। पता नहीं कितने रुपए लग जाएं। मेरी राय मानो भाभी, तो आप पापा जी से कह दो कि वो इस जमीन का बंटवारा कर दें। प्रिया ने कहा, स्नेहा, राहुल आए तो एक बार मेरी राहुल से बात करवा देना। भाभी, इसमें राहुल से बात करने की क्या जरूरत है? अरे मुझे भी तो पता है ना कि हमारे अकाउंट में रुपए हैं या नहीं। आज स्नेहा की बातें सुनकर प्रिया को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। स्नेहा इतनी कठोर कैसे हो सकती है? प्रिया समझ नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी थी विजय को। 1 हफ्ते की दवा खाने के बाद विजय को काफी आराम था। 1 हफ्ते के बाद जब विजय डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा, अभी तक तो सब ठीक ठाक है, लेकिन विजय, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑपरेशन करा लो, वही अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब, 2 दिनों के बाद पापा आने वाले हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 दिनों के बाद राम कुमार जी अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल बहुत बदला हुआ लग रहा था। धीरे धीरे करके सुबह से शाम गई, लेकिन प्रिया के चेहरे पर राम कुमार जी ने एक मुस्कुराहट तक नहीं देखी। अब उनको पूरी तरह से यकीन हो गया था कि जरूर कोई बात है। सभी लोग रात का खाना खा चुके थे। आर्यन थोड़ी देर तक अपने दादाजी से सिंगापुर के बारे में पूछता रहा। फिर उसके बाद वह सोने के लिए चला गया। उसके जाते ही राम कुमार जी ने कहा, प्रिया, बहू, क्या बात है? तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो और मैंने देखा विजय भी बहुत परेशान है। कोई बात हुई है क्या? मुझे बताओ ना। तो विजय ने अपने पापा को सारी बात बताई। जैसे ही राम कुमार जी को पता चला कि उनके बेटे को ब्रेन कैंसर है, उनकी तो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। प्रिया ने देखा राम कुमार जी के चेहरे से पसीना आने लगा था, तो उसने तुरंत ही कहा, पापा जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी कैंसर की फर्स्ट स्टेज है, इसीलिए ऑपरेशन हो जाएगा तो विजय पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। राम कुमार जी और विजय भी अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन वह अपने पापा जी को धैर्य बंधा रहे थे। राम कुमार जी ने विजय से उसकी सारी रिपोर्ट मांगी और अपने दोस्त को भेज दी। राम कुमार जी के दोस्त मनोहर जी ने वह सारी रिपोर्ट अपने बेटे को भेज दी। जब मनोहर जी के बेटे ने वहां के कैंसर स्पेशलिस्ट को यह रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर राम कुमार जी को थोड़ी सी तसल्ली हुई। प्रिया के मन में अभी भी पैसों का इंतजाम करने की बातें चल रही थी। उसने अभी तक विजय को कुछ भी नहीं बताया था कि स्नेहा ने उससे क्या कहा था। प्रिया मन ही मन में सोच रही थी कि राहुल का अभी तक फोन क्यों नहीं आया? क्या उसे अपने भाई की जरा भी फिक्र नहीं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल इतना बदल जाएगा। अगले दिन विजय स्कूल चला गया तो प्रिया ने राम कुमार जी से कहा, पापा जी, वो
जो आपने लखनऊ वाली जमीन राहुल और विजय के लिए ली थी, उसमें से आधा हिस्सा आप मेरे नाम कर दीजिए। मैं उसे बेचना चाहती हूँ। यह सुनकर रामकुमार जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, बहू, मुझे अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए जमीन को बांटने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, अपने बेटे का इलाज मैं खुद कर सकता हूँ। और यह जमीन बेचने की राय तुम्हें किसने दी? तुम्हारे दिमाग में तो यह कभी नहीं आ सकता। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मुझे जो भी बताना वह सच बताना बहू। तुम्हें पता है, पिछले 16 सालों से जब से विजय की नौकरी लगी है, उसने आज तक मुझसे खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं मांगा। यहाँ तक कि मैंने कभी उसे देने की कोशिश भी की तो उसने मना कर दिया। मेरी सारी पेंशन आज तक मेरे अकाउंट में पड़ी है और बहू, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे अकाउंट में आज 18 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है बहू, तुम्हारे पापा जी को आज भी 10,000 पेंशन मिलती है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, विजय का इलाज मैं करवाऊंगा। मेरा बेटा है वह। और रही बात राहुल की, तो अब उससे मैं बात करूंगा और तुम्हें मेरे और राहुल के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। रामकुमार जी ने राहुल को फोन करके सब कुछ बताया तो राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पापा जी, स्नेहा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। स्नेहा ने अभी तक जो भी किया, मैंने उसके लिए उसे माफ कर दिया, लेकिन यह बात छुपाकर उसने बहुत गलत किया। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। और पापा, मेरे अकाउंट में अभी भी 12 लाख पड़े हैं। तो फिर स्नेहा ने कैसे कह दिया कि हमारे पास रुपए नहीं है? राहुल ने अपने पापा का फोन काट दिया। वह कमरे में गया और उसने स्नेहा से कहा, स्नेहा, तुम्हारे पास भाभी का फोन आया था। उन्होंने तुम्हें बताया था कि बड़े भैया को ब्रेन कैंसर है, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। आखिर क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? राहुल ने तुरंत अपना सामान पैक किया और वह अपने घर के लिए निकल गया। राहुल ने मनोहर अंकल को फोन किया और उनसे उनके बेटे का नंबर लिया। फिर उसे फोन करके उस डॉक्टर का नंबर लिया जहां पर विजय की रिपोर्ट दिखाई गई थी। सिंगापुर के डॉक्टर ने कहा कि आप उन्हें 1 हफ्ते के अंदर लेकर आ जाइए, हम उनका ऑपरेशन कर देंगे। अगर जितना पॉसिबल हो सके तो जल्दी आ जाना। अगले दिन राहुल अपने घर के सामने खड़ा था। प्रिया ने जैसे ही राहुल को देखा तो वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। राहुल अपनी भाभी के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। प्रिया ने राहुल के लिए चाय बनाई और राहुल ने चाय पी। उसके बाद राहुल ने कहा, भाभी, भैया का सामान पैक कर दो। मैंने सिंगापुर में डॉक्टर से बात कर ली, हम लोग कल ही सिंगापुर के लिए निकल रहे हैं। रामकुमार जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो राहुल ने बताया कि उसके अकाउंट में 12 लाख है, बाकी के वह अरेंज कर लेगा। तो रामकुमार जी बोले, बेटा, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी के रुपए मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। जितने जरूरत हो मुझे बता देना। अगले दिन विजय, प्रिया, राहुल सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं। विजय का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। यह सुनकर राहुल और प्रिया खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। प्रिया ने तुरंत घर पर पापा को फोन किया, पापा जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब विजय की जान को कोई खतरा नहीं है। लगभग 15 दिनों के बाद राहुल और प्रिया विजय को लेकर इंडिया आए। सभी लोग विजय को देखने के लिए आ रहे थे। 2 दिनों के बाद स्नेहा, निशा और अपने माता पिता के साथ उनके दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा रामकुमार जी ने खोला। स्नेहा को देखकर रामकुमार जी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, स्नेहा, तुम्हें इस घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, बहन जी, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिए। आप लोग आए और विजय से मिल लीजिए, लेकिन आप अपनी बेटी से कह दीजिए कि यह पुणे वापस लौट जाए। मैं इतना तो पहले से जानता था कि स्नेहा पत्थर दिल है, लेकिन वह इतनी पत्थर दिल है यह मैं नहीं जानता था। यह वही पुणे में राहुल के साथ आराम से रहे, इसको इस घर में आने की जरूरत नहीं है। स्नेहा के माता पिता ने रामकुमार जी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे कहा, भाई साहब, इस बार मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती इससे कभी नहीं होगी। स्नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कहा, पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तभी पीछे से प्रिया ने कहा, पापा जी, माफ कर दीजिए, स्नेहा को कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रिया बहू, जाने दीजिए ना, पापा इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो उसे ठीक ही रहने देते हैं। तभी विजय ने भी कहा कि पापा माफ कर दीजिए, आने दो घर में। विजय के ठीक हो जाने से घर में खुशी का माहौल था। भगवान की दया से विजय के ऑपरेशन को आज 11 साल हो गए। विजय बिल्कुल स्वस्थ है और आगे भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ
कि वह हमेशा स्वस्थ ही रहे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।